हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स हेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है। ये क्लास नंबर 40 है, 40वां क्लास है ये। इससे पहले बाकी क्लासेस हो चुकी हैं। नाउन टू नाउन चैप्टर कंप्लीट है। ये वर्ब का चैप्टर चल रहा है और इसमें इसके पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इडियम फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम सारे वीडियोस वहाँ पे है प्लेलिस्ट में। आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो निःशुल्क रूप से आप इस क्लास में जुड़ सकते हैं प्रत्येक रात 10 बजे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आपको 10 बजे जूम ऐप का लिंक वहां पे प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे आप इस क्लास में जुड़ते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए उसके आगे वुड का हम लोग देख रहे थे, यही है ना, ये था आपका स्क्रीन अभी दिखेगा। रूल नंबर 4 हो चुका था, स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को। दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है। चौथा हमने कर लिया था कि वुड का यूज टू एवं सिंपल पास्ट टेंस तीनों का प्रयोग हम लोग करते हैं पास्ट के आपके हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए। ठीक है, और सारे एग्जांपल्स हमने अभी जस्ट पिछली क्लास में देखा है। नए होंगे जो लोग तो पिछला वीडियोस देख लीजिएगा जाके। अगला देखिए, रूल नंबर 5। वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के कोरी कल्पना को व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। अब यहाँ पे शुरू में देखिए, होता है। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब आपको बताया था मैंने कि प्रधान उपवाक्य कहते हैं। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, वाक्य का कोई खंड। और प्रधान उपवाक्य का मतलब प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। यानी उसको, उस पार्ट को अलग कर दीजिए ना, उस वर्ड मतलब क्या कहते हैं उस पार्ट को, तो भी वो उसकी सेंटेंस मीनिंग निकले। मीनिंग निकलेगा। लेकिन जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, आश्रित उपवाक्य, वो प्रिंसिपल वो वाले पे डिपेंडेंट डिपेंड होता होता है। उसको अगर अकेले कर दीजिएगा जी ना, वो छटपटा के मर जाएगा। जी। ठीक है, वो इसी पे डिपेंड होगा। अगर ये सेंटेंस ना रहे प्रिंसिपल वाला, ये पार्ट ना रहेगा, फिर उस पार्ट का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्लियर सेंस ही नहीं आएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट में, या तो वर्तमान में या तो भूतकाल में, कोई भी कोरी कल्पना, कुछ इमेजिनेशन आप करते हैं, उस तरह के प्रिंसिपल क्लॉज को दिखाने के लिए भी यूज करते हैं। उस तरह के सेंटेंस में भी हम यूज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, ये आपको ट्रांसलेशन में मदद करेगा। किस तरह से? इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। मतलब बताइए अगर कोई। मैं चिड़िया होती तो मैं आसमान उड़ सकता। आसमान में उड़ता। यदि मैं यदि मैं चिड़िया होता तो पक्षी मैं होता उड़ती तो मैं हुई। आसमान में उड़ता। यदि मैं पक्षी यदि होता मैं तो पक्षी होती आसमान में उड़ता। आसमान में उड़ता। ठीक है। जी। यदि मैं पायलट होता तो मैं जहाज उड़ाता। वर लगा है यहाँ पे, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। हाँ, हम्म। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे, इस तरह के सेंटेंस में आपके आई के साथ वर का यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। और ये आपको कोरी कल्पना, इमेजिनेशन को बताने के लिए किया जाता है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो मैं ऐसा करता। आई वुड लगा के फिर आप उसके आगे जो भी सेंटेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे यदि मैं ड्राइवर होता तो मैं कार चलाता, तो क्या लिखेंगे? बोलिए। If I were a driver, इफ आई वर अ ड्राइवर driver, आई वुड driver, ड्राइव अ I कार। would drive a car. ठीक है, Drive a car. बात समझ में आ गई? यदि मैं स्टूडेंट जी। होता तो मैं पढ़ाई करता। If I were a student, I would आई यदि वुड यदि मैं स्टूडेंट होता तो मैं study. स्कूल जाता। If I were a student, हाँ, I would go to school. बिल्कुल आई सही। वुड गो टू द गो टू। स्कूल। ठीक है, I would go to school. जी। बिल्कुल सही है। तो यानी इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं, इफ आई वर और फिर आई वुड करके लगा के आप बना सकते हैं। क्लियर है? जी। कोरी जी कल्पना, भैया। इमेजिनेशन को बताने के लिए किया जाता है। ध्यान रखेंगे, अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित हो, अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करें। ठीक है, काल्पनिक पद जैसे आई आई विश वश आई वर अ बर्ड, आई यानी क्या कहता है कि वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित हो तो सभी सब्जेक्ट, यानी जो भी सब्जेक्ट उसमें आएंगे, अगर सिर्फ इमेजिनेशन इमेजिनेशन तो दोनों में आप क्या करें, वर का प्रयोग करें। ठीक है, दोनों बातें इमेजिनेशन। देखिए जैसे यहाँ पे आई विश,
आई वर अ बर्ड। ठीक है, आप इसमें क्या कर दिए अपने, यदि मैं आई विश मैं मतलब ऐसा सोचता हूँ कि मैं काश, मतलब काश मैं, या मैं ऐसा सोचता हूँ कि काश काश में पक्षी पक्षी होता। आई विश आई वर अ पक्षी बर्ड। तो वर का यूज करेंगे आप इस केस में काल्पनिक पद में। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के से वाक्य के काल्पनिक होने का आभास होता है। जो नीचे शब्द है उससे ये पता चल जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी बातें कल्पना की जा रही है। इनके साथ वाज का प्रयोग नहीं होगा। आप अभी देख चुके हैं ना कि जो भी चीजें काल्पनिक होंगी उनके साथ आपको वर का प्रयोग करना है, ना कि वाज का। ठीक है, इसको बहुत लोग वेयर भी पढ़ते होंगे, वर इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि वर कह रहा हूं तो किसको कह रहा हूं, यही है। तो क्या कह रहे हैं कि काल्पनिक अगर सेंटेंस है, वाक्य है, तो उसमें वाज की जगह आपको वर का यूज करना है। बोलिए, समझ में आया जी। और किस वर्ड से पता चलेगा कि भाई ये काल्पनिक सेंटेंस है? जैसे इसमें आपको ये मिलेगा, विश मिलेगा, आई विश, जैसे एज दो, इफ, एज इफ, वुड दैट, सपोज, ये सारे वर्ड आपको कल्पना भरी बातें करने के लिए यूज होता है। काल्पनिक बातों में इसका सेंटेंस फ्रेम करने के लिए होता है यूज इसका। ठीक है, और इसमें आप वाज का नहीं वर का प्रयोग करेंगे। जैसे, अच्छा ये तो हो गया। अगला रूल देखिए, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख लीजिए ना, आई विश आई वर बर्ड, आई विश आई वर द पीएम। रूल 6 देखिए, वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। मैंने आपको बताया ही, जब आप नरेशन बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, आगे तो जब चैप्टर होगा बताऊंगा ही। इनडायरेक्ट स्पीच यानी किसी की कही गई बात को जब हम बता रहे हैं किसी से, वही इनडायरेक्ट स्पीच है, यानी अप्रत्यक्ष बातचीत। जैसे मान लीजिए मोहन ने कहा, जैसे मैं और मोहन खड़ा था, तो मोहन बोला कि मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है, मैं और मोहन बात कर रहे थे, ये मैं हूं, ये मोहन है। मोहन ने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा। अब मोहन ये बात कह के वहां से चला गया। अब मेरे पास आए सूरज जी। सूरज जी पूछे कि ए भाई क्या बोला वो मोहन? मोहन आजकल बहुत बोलता है, क्या बोला मोहन? तो मैं कहूंगा इसी बात को, मोहन की कही गई बात को अपने शब्दों में जब बताऊंगा किसी और से, तो क्या कहूंगा? मोहन ने कहा कि वह बाजार जाएगा। यही बात कहूंगा ना मैं सूरज जी से, अपने और मोहन जी के भैया। दौरान जो बातचीत हुई है। तो यही बात जो मैं सूरज जी से कह रहा हूं, ये डायरेक्ट बातचीत तो नहीं हो रही है। मतलब मोहन से मेरी डायरेक्ट बात हुई थी और इसी डायरेक्ट बात को मैं किसी और से कह रहा हूं, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हुआ आपका। बात समझ में आ गई? इसी को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, यानी किसी बात को आप किसी और से जब कहते हैं, ठीक है, वही आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इसमें आपका विल के पास्ट फॉर्म में आप वुड का प्रयोग करते हैं। बोलिए, बात समझ में आई? जैसे देखिए आप, he said he will go there, डायरेक्ट स्पीच। उसने कहा वह हाँ, वहां जाएगा। वो वहां जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? he said that, ये कॉमा और एपोस्ट्रोफी हटाते हैं, दैट लगाते हैं। he said का he said ही रह जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, और he का ही रह जाएगा। will का क्या करेंगे हम लोग? वुड। इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो वुड कर देंगे, और बाकी सेम हो गया। यानी उसने कहा कि वह वहां जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? विल का आपको वुड कर देना है क्योंकि पास्ट टेंस में आपका ये आ गया पूरा सेंटेंस। ठीक है, और विल का वुड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अगला देखिए, रूल 7, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है। ये तो आपको पहले ही बताया। मतलब क्या है कि जब किसी से आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, विनम्र जो है, क्या कहते हैं इसको, रिक्वेस्ट को क्या बोलेंगे? आग्रह, विनम्र आग्रह। ठीक है, तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? ठीक है, तो वुड यू हेल्प मी। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड का प्रयोग हो सकता है। अगला रूल है, वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी, संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और आपने इससे पहले भी देखा, संभावना को व्यक्त करने के लिए क्या क्या यूज हो रहा था? मे, माइट, मस्ट। सबसे ज्यादा संभावना था तो कौन सा यूज हो रहा था? सबसे ज्यादा मस्ट। उससे कम संभावना है तो माइट।
नहीं मैं मैं और सबसे कम संभावना है तो माइक मस्ट Might. सबसे कम। बिल्कुल सही, याद आ गया। तो यहाँ भी आपका है जी। कि वुड का प्रयोग भी प्रोबेबिलिटी संभावना को बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ही वुड बी स्लीपिंग, मतलब क्या होगा, वह सोना सो रहा होगा, सो रहा होगा। सो रहा होगा। तो यहाँ आप ये सो मत रहा होगा। सोचिएगा कि भाई विल करें क्या करें, क्योंकि यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, तो संभावना व्यक्त करने में हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो सेंटेंस पास्ट ही हो। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ भी देखिए ना, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, वुड का प्रयोग हुआ। तो संभावना व्यक्त है, तो यहाँ भी हो जाएगा ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। क्या है, संभावना ऐसी है तो हम वुड का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यही कंफर्मेशन होता तो कोई कहेगा कि नहीं मैं विल लगा के बनाता हूं, तो क्या मेरा गलत हो जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब फिर विल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कि कंफर्मेशन एकदम हो गया, वह सो ही रहा है, वह सो रहा होगा, मतलब आई एम डैम श्योर। जब एकदम कंफर्म है आप, तो विल का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब श्योर नहीं है तो आप वुड का प्रयोग कर दीजिए, संभावना व्यक्त कर लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? जी भैया। आगे देखिए, वुड का प्रयोग विश इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है ना। कोई हम मतलब इच्छा करते हैं या कुछ मांगते हैं, इस तरीके से वही। प्रे करते हैं। आई विश इंडिया जैसे वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून। बताइए ट्रांसलेशन करिए इसका। मेरी यह कामना मेरी है इच्छा है कि भारत जल्दी भारत से विकसित देश बन जाए। या फिर काश भारत एक विकसित देश मैं हो उम्मीद जाए करता या हूँ, बन जाए। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ भारत मैं एक उम्मीद करता हूँ एक उन्नत जल्दी देश विकसित देश, जल्द से भारत विकसित जल्द जल्द ही, जल्दी विकसित मैं देश मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत जल्द ही एक विकसित देश बने। बने। ठीक है, आई विश जी। इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून। मैं उम्मीद करता हूं या मैं आशा करता हूं कि भारत जल्द ही क्यों किया हमने, क्योंकि सून है यहाँ पे। सून लिखा है, जैसे आप कभी मूवी वगैरह में देखते हैं ना, कमिंग सून, और कुछ ऐड कमिंग वगैरह सून, आता है इस जल्दी तरीके आएगा, से। जल्दी या आएगा। या कोई हल्दीराम भुजिया वाला या कोई भी प्रोडक्ट है, या कोई भी आउटलेट खुलने वाला होता है, कोई भी रेस्टोरेंट खुलने वाला होता है, तो पहले खुलने से पहले वहां पे जब कंस्ट्रक्शन चलता रहता है तो लिख देगा फास्ट ट्रैक कमिंग सून, टाइटन शोरूम कमिंग सून। ठीक है, या ओपन सून, इस तरीके से जल्दी खुलने वाला इस तरह। ठीक है, तो आई विश, मैं उम्मीद करता हूँ, इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत जल्द ही एक विकसित, डेवलप्ड का मतलब विकसित, कंट्री का मतलब देश, राष्ट्र नहीं कर दीजिएगा, राष्ट्र का नेशन होता है। ठीक है, तो विकसित राष्ट्र, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत जल्द ही एक विकसित राष्ट्र बने। आगे देखिए, रूल 10, वुड लाइक टू का प्रयोग विश इच्छा को व्यक्त करने के लिए होता है। वुड लाइक टू का प्रयोग कब होता है, जब भी हम कोई इच्छा प्रकट करते हैं। इसी तरीके से जैसे आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, क्या होगा बताइए इसका ट्रांसलेट कर मैं दीजिए। मैनेजर से मैं बात करना चाहूंगा। मैं मैनेजर से बात करने की इच्छा करता चाहूंगा, अच्छा, मैं प्रबंधक से बात करना चाहूंगा। हाँ, प्रबंधक कहते हैं, मैनेजर और प्रबंधक। या मैं प्रबंधक से बात करना बात चाहूंगा। करनी हाँ चाहूंगा। हाँ बिल्कुल मेरी सही, इच्छा प्रबंधक से बात करना चाहता करने हूँ। की चाहूंगा, आई वुड लाइक टू, चाहूंगा करिए, चाहूंगा ज्यादा सही है। आई वुड लाइक टू टेक टॉक टू द मैनेजर, मैं प्रबंधक से मैं बात प्रबंधक से करना बात चाहूंगा, करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टॉक टू मैनेजर। ठीक है, सही है। अब आगे देखिए, वुड का खत्म हो गया किस्सा, समझ में आ गया आपको? Good. कैन कुड हमने समझ लिया, वुड समझ लिया, यूज टू समझ लिया, और क्या समझा, मे माइट मे माइट, मैं माइट समझ लिया, मस्ट समझ लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं शुड पे। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये सब का जो वर्ड ये सब है ना सारे, इन सब का यूज काफी ज्यादा होता है सेंटेंस में।
तो आपको ये पता होना जरूरी होता है कि कब हम शुड लगाएं, कब वुड लगाएं, कब कैन, कब में, माइट, मस्ट, ठीक है, ये सब पता होना बिल्कुल जरूरी है। इसलिए ध्यान से समझते चलिए और जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर तो आपका और भी ज्यादा वो कंफर्म हो जाएगा। देखिए रूल फर्स्ट क्या है शुड का। शुड का प्रयोग सजेशन सलाह देने के लिए किया जाता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। जो मेन चीजें हैं ना वो सबको पता होती है कि सलाह देना है कुछ तो शुड लगाइए। जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश, क्या होगा, तुरंत जैसे मैं सेंटेंस बोलूं तुरंत ट्रांसलेट करिए, समय बचेगा हम लोगों का। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तुम्हें अंग्रेजी का तुमको अध्ययन करना चाहिए। पढ़ना चाहिए या तुमको पढ़नी चाहिए? पढ़ना पढ़ना चाहिए भाई, चाहिए। पढ़ना चाहिए इंग्लिश तुमको, पढ़ा जाता है, इंग्लिश पढ़ना बाकी चाहिए। पढ़ी जाती है। पढ़नी चाहिए। पढ़नी पढ़- चाहिए। अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी आपको ऐसे पढ़नी बोलेंगे, चाहिए। आपको अंग्रेजी का अध्ययन आपको नहीं, पढ़नी तुम चाहिए। अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। आप क्यों नहीं कह सकते सर? यू आप भी है। कह सकते कह हैं, सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, नहीं आप बिल्कुल भी कह कह सकते सकते हैं, तुम भी कह सकते आपको हैं, अंग्रेजी वीरू पढ़नी कह- चाहिए। हैं। हाँ आपको अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहिए। हाँ, जब कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से कुछ और लगा दीजिए कि इसमें टेंशन ना हो। हाँ ये भी सेफ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब ज्यादा लगे पढ़ना चाहिए पढ़नी चाहिए तो दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका क्या होगा, पढ़नी चाहिए ना, आपको अंग्रेजी जी भैया, पढ़नी चाहिए। पढ़नी पढ़नी चाहिए। चाहिए। वो पढ़ना चाहिए करते, इसलिए कह रहा हूँ कि जब सेंटेंस बनाइए तो बिल्कुल ध्यान रखिए, लिंग वचन कारक का सबका ध्यान रखिए। अगला देखिए, क्योंकि जो वहां पे चेक करने वाला बैठा है ना, वो आप में एक ट्रांसलेटर ढूंढ रहा है, ठीक है, वो एक ट्रांसलेटर की नियुक्ति के लिए बैठा है। वो कोई स्कूल का बच्चा नहीं देख रहा है कि हाँ कॉपी चेक कर रहा है वो, या किसी को वो फिल करना है जगह। जो सबसे बेस्ट होगा सिलेक्शन उसी का होगा ना। तो इसलिए जल्दबाजी में भी आप ध्यान जरूर रखें इन चीजों का, ठीक है। कोई सही करेगा, कोई आता हुआ सवाल गलत कर देगा। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण एग्जाम में बात वही होती है कि आप आता हुआ सवाल गलत कर बैठे, क्योंकि नहीं आता है तो वो तो सबके लिए हार्ड है, कोई नहीं करेगा उस सवाल को, शायद इक्का दुक्का करे। लेकिन जो सवाल आसान है, जैसे मान लीजिए इस तरह का सवाल आ गया कुछ, या सेंटेंस ऐसा आ गया ट्रांसलेशन में, ठीक है, पैराग्राफ आता है उसमें छोटे छोटे सेंटेंस रहेंगे तो बहुत बड़ा नहीं रहेगा जीएसटी। तो अब उसमें जो आता हुआ सवाल अगर आप गलत कर बैठेंगे और बाकी लोग तो सही करेंगे उसको, तो वहां पे आप और पीछे चले गए ना, और पॉइंट पॉइंट से सिलेक्शन छूटता है। आपने देखा इस बार रिजल्ट में, आपको तो और अच्छे से मौका मिल रहा है सब कुछ एकदम माइन्यूट देखने का, सब कुछ माइन्यूटली। अब इस बार देख ही रहे हैं कि पॉइंट पॉइंट से 0.10, 0.15, 0.25, 0.30 इस तरीके से फाइनल सिलेक्शन में बच्चे रह जा रहे हैं। तो समझिए वहां पे आपका एक सही ट्रांसलेशन भी आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है कि नहीं, जी भैया, क्योंकि एक नंबर आपको आ गया तो भाई 0.25 से छटेंगे तो नहीं कम से कम उस केस में। इसलिए लगता है कि पॉइंट से क्या फर्क पड़ता है, एक निगेटिव ही कर दिए तो क्या दिक्कत है। अब समझिए जो बच्चा 0.25 से छटा होगा, इसका क्या मतलब है कि अगर वो एक गलत सवाल नहीं टिक करता ना, सवाल को छोड़ देता, तो भी उसका सिलेक्शन हो जाता। हो जाता। लेकिन अगर वो गलत टिक कर दिया होगा बस जल्दबाजी में चाहे जैसे भी, तो उसका सिलेक्शन क्या हुआ, रुक गया, नहीं हुआ, उसको 1 साल वेट करना पड़ गया। तो समझिए एक जल्दबाजी, एक निगेटिव आपको 1 साल वेट करा दिया, और पता नहीं अगले साल भी आप सही तरीके से देंगे पेपर, होगा नहीं होगा, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम आप कहते हैं ना, इसलिए बहुत ही जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉइंट पॉइंट का ध्यान रखना, एक एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैं आपको फोकस कर रहा हूँ इन चीजों पे कि अभी से आदत डालिएगा एकदम अच्छे से सब कुछ करने का, तो वहां पे जाके अच्छा करें। और इतना गहराई में सोचना जरूरी है कि 0.25 का मतलब अगर वो एक सवाल छोड़ देता तो सिलेक्शन हो जाता, लेकिन अगर उसने एक सवाल गलत कर दिया तो उसका सिलेक्शन रह गया। और प्री को हमेशा ज्यादा वैल्यू करिए, मेंस की तैयारी साथ साथ करिए। प्री की वैल्यू इसलिए ज्यादा करिए क्योंकि प्री आपका जितना आप टिक लगा के आएंगे कोई नहीं काट सकता वो मार्क्स। लेकिन मेंस में तो सुन ही रहे हैं आप, मैं इतना लिखा था, मुझे इतना मिलना चाहिए था, नहीं मिला। स्वाभाविक सी बात है आप कहेंगे, लेकिन उसमें कोई आप कह ही नहीं सकते कि हाँ भाई क्यों काटे हो। उसके पास 10 रीजन होंगे नंबर काटने के, और देना चाहे तो भी नहीं कह सकते क्यों दिए हो। किसी को देना चाहे वो कहेगा 10 रीजन गिना देगा किसका ये अच्छा है, ये अच्छा है, समझ रहे हैं। तो पेपर 2 चैलेंज करने का कोई तुक ही नहीं बनता। लेकिन पेपर 1 में तो आप कह सकते हैं ना कि आंसर की में ये गलत है, मेरा ये सही है, देखो ये किताब, समझ रहे हैं। तो इसीलिए आपको पेपर 1 को और अच्छा करना है,
और कुछ लोग कट ऑफ के पीछे परेशान रहते हैं। कट ऑफ के पीछे परेशान नहीं होएगा। कट ऑफ को बस आप इतना समझिए कि कट ऑफ उस लास्ट बच्चे का नंबर है जो उस अगले एग्जाम के लिए क्वालिफाई हुआ है। जैसे 134 अगर जनरल का कट ऑफ इस बार गया है तो सोचने का तरीका आप बदलिए, इस तरीके से सोचिए मेरी तरह से कि अगर 134 इस बार गया है कट ऑफ, इसका क्या मतलब है कि जनरल कैटेगरी का बच्चा वो आखिरी बच्चा रहा होगा जिसका 134 मार्क्स आया होगा। सही बता रहा हूँ कि गलत है? जी भाई यही रियलिटी है सही। ना। जी आखिरी बच्चा 134 लाया है और आप उसी को देख के जब- सोच रहे हैं कि 134 ले आएंगे हो जाएगा। कैसे होगा भाई? क्योंकि वो बच्चा आखिरी बच्चा है जो लास्ट में 134 लाया है। अब आखिरी बच्चे से कम्पीट करना चाहते हैं जो कि आगे जाके छट जाएगा। आपको तो उस पहले या कम से कम टॉप 10 टॉप 50 में रहना है ना। अगर 200 सीट है 100 सीट है तो आप 130 अगर कट ऑफ है 134 कट ऑफ है तो कम से कम आप उससे 25-30 नंबर एक्स्ट्रा दिमाग में बिठा के चलिए कि आप लाएंगे तो सेलेक्ट होंगे। 159 160 170 165 आप इसके या 155 से ऊपर रहेंगे तो आप सेफ है, क्योंकि मेंस आपके हाथ में नहीं है। इसलिए प्री में हमेशा टारगेट ऊपर सेट करना है। आपको 180 का टारगेट लेके चलना है। कम से कम 180 का टारगेट लेके चलेंगे तो 10-15 लुढ़क के आप 150 160 पे आएंगे। चाहे कैटेगरी आपकी कोई रहे, कोई भी कैटेगरी के लोग हों, हमेशा जनरल का ध्यान रख के आप एग्जाम फाइट करिएगा। ठीक है, आपको मौका मिल रहा है, आप रिजर्वेशन टिक करिए, फायदा लीजिए, बिल्कुल संविधान आपको मौका दे रहा है, लेकिन माइंडसेट रखिए आगे का। ठीक है कि हमें वो बीट करना है, तो आप जूनियर की जगह आप सीनियर में सेलेक्ट होइएगा। लेकिन जब आप सोच ही लीजिएगा कि हमको इतने कट ऑफ लाना है तो आपका फिर सिलेक्शन में भी बाधा आ जाएगी। ठीक है, विचार करिएगा जो बात कह रहा हूँ। ऊड बातें हैं, कुछ लोगों को प्रोसेसर लोड लेगा, कुछ का नहीं लेगा, लेकिन सोचिएगा इस बारे में। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कट ऑफ ले आएंगे हो जाएगा, नहीं होता है। इस चीजों को समझना पड़ेगा आपको। कट ऑफ से कम कितना नंबर, चाहे जिस भी कैटेगरी का कट ऑफ आप देख रहे हैं ना, उससे 25-30 नंबर ऊपर का सोच के चलिएगा। आप ये सोचिएगा कि इतना कट ऑफ है या इतना मुझे लाना है, इससे ऊपर लाना है, कम में तो कोई गुंजाइश ही नहीं। ठीक है, और आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। जिनका हिंदी स्ट्रांग है वो हिंदी पे और ज्यादा मेहनत करिए, क्योंकि और बच्चे अगर 80 पे फिर मतलब 100 में 80 लाएंगे तो आप कोशिश करिए कि मैं 95 क्यों ना लाऊं। आया भी है बच्चों का, समझ रहे हैं? तो आपका जो स्ट्रांग है उसमें और ज्यादा, क्योंकि 15 नंबर का आप मार्जिन अगर हिंदी में ले लिए तो इंग्लिश आपकी थोड़ी वीक भी है, 15 नंबर डाउन भी जाएगा एवरेज से, तो आपका मेंटेन हो जाएगा ना और बच्चों की तुलना में। ठीक है, तो इन सब बातों पर ध्यान रखिएगा। चलिए, कहाँ थे? सूट का प्रयोग सजेशन के लिए होता है। आइए, आ जाइए इधर, आ जाइए। अगला देखिए, रूल 2। सूट का प्रयोग एडवाइस देने के लिए किया जाता है। जैसे यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स। ट्रांसलेशन फटाफट करते चलिए, सेंटेंस बोलो। तुम्हें उसकी गलती पे हंसना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट लाफ एट, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि कुछ लोग अगर पहले जवाब दे दिए तो बाकी आप ना जवाब दें। आप मन में ही सोचिए, लेकिन सोचिए और मैच करिए कि क्या ये सही है। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, तुम्हें या आपको, ठीक है, उनकी गलती पे या उसकी गलती पे हंसना नहीं चाहिए। उनकी गलतियों पर पर हाँ, गलतियों पर। तो कुछ कह रहे हैं क्या? देखिए, रूल 3, शुड का प्रयोग लिस्ट के बाद निगेटिव पर्पस नकारात्मक उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। शुड का प्रयोग क्या है? लिस्ट के बाद निगेटिव पर्पस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखिए, जैसे he ran fast lest he should miss the train। लिस्ट का मतलब क्या हुआ? अन्यथा नहीं, कहीं ऐसा ना हो, नहीं कहीं तो ऐसा ना हो कि क्या होगा बताइए? नहीं तो ये लिस्ट क्या तेज होता है? दौड़ा, वह तेज दौड़ा नहीं तो नहीं, वह तेज दौड़ा ताकि वह ट्रेन मिस ना कर दे। लेस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग, जैसे टेक केयर लेस्ट यू फॉल। अगला सेंटेंस से लिस्ट का मतलब निकालिए। ऐसा न हो कि, नहीं तो, ध्यान रखो ताकि, ठीक है, ताकि नहीं, हाँ, गिर जाओ। नहीं तो का सेंस आता है लिस्ट का। हाँ। जैसे ही रैन फास्ट, तो गिर जाए। वह तेज नहीं दौड़ा, तो- नहीं तो वह ट्रेन मिस कर देता, वह रेलगाड़ी मिस कर देता, वह ट्रेन मिस, उसका ट्रेन, हाँ, वह तो ट्रेन ना मिस कर तो देता क्या अर्थ है ना? नहीं तो, ये ना तो। नहीं तो अब अगला है
या तो क्या है, लिस्ट के बाद क्या है, निगेटिव नकारात्मक पर्पस उद्देश्य है ना, नहीं तो वो ट्रेन मिस कर देता या ट्रेन छूट जाती। लिस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो सकता है, ठीक है, जैसे टेक केयर लेस्ट यू फॉल। क्या होगा बताइए जल्दी से, ध्यान रखो ना तुम गिर जाओगे। ध्यान रखो नहीं तो गिर जाओगे। फेल हो जाओगे, ध्यान रखो नहीं तो तुम गिर जाओगे। फेल हो जाओगे, फॉल है, फेल नहीं है। फॉल। ठीक है, सावधानी से देखना भी जरूरी है एग्जाम में, ठीक है। जी भैया। चलिए आउट टू कर लेते हैं, देखिए एकदम कम है इसमें। आउट टू का मतलब क्या है, रूल 1, आउट टू का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन। अच्छा, इस तरह के जो वर्ड हो ना, उनका एक्यूरेट एकदम ध्यान रखिएगा शाब्दिक अर्थ। मोरल नैतिक, ऑब्लिगेशन कर्तव्य, मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य से किसको कहते हैं, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपको करना चाहिए। इन तरह के सेंटेंस को, इस तरह के सेंटेंस को भी व्यक्त करने के लिए आप आउट टू का प्रयोग करते हैं, जो आपकी मोरल ड्यूटी है, नैतिक आपका कर्तव्य हो, ठीक है। जैसे वी आउट टू लव आवर कंट्री का मतलब बताइए। हमारा हमको अपने देश को प्रेम करना चाहिए। हमें, गलत बोल दिया, सही है, अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वी आउट टू लव आवर कंट्री, ठीक है, गलत है भैया। बिल्कुल सही है। तो अब इसमें क्या है, आउट टू, यानी कि ये आपका एक तरह से नैतिक कर्तव्य है ना। आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश को प्रेम आपको करना आपका दायित्व है, करना भी चाहिए। आप उसी देश से खा रहे हैं, उसी देश का पैसा यूज कर रहे हैं, उसी देश के रिसोर्स यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि उस देश से आपकी भावना क्या है, प्रेम वाली भावना उस देश के प्रति होना चाहिए, सम्मान की भावना होनी चाहिए, ठीक है जी और बिल्कुल होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि आजादी है तो हम कुछ भी, ऐसा नहीं है भाई। नहीं, आप इस देश में रहकर उस देश की बुराई नहीं कर सकते, और ये कतई गलत है, ठीक है। अगर देश नहीं होता तो हम ही नहीं होते। वही चीज है ना, फिर जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो, ये गलत बात है। आपके माता पिता जो आपको ये पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, आप उन्हीं को फिर गाली दोगे तो ये तो वही बात हो गई ना, जो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये देश आपके लिए सब कुछ कर रहा है, आप उस देश का रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी देश ने अपने नाम कमाया, पैसा कमाया, इज्जत कमाई, और इसी देश को गलत आप नहीं कह सकते, ठीक है। फिर देखते हैं ना गलत करने वालों फिर राजद्रोह और ये देशद्रोह का केस होता है, अलग चीजें हैं ये सब चीजें, ठीक है। इसीलिए ये आपका मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है देश प्रेम करना, ठीक है। चलिए मस्ट रहने दिया जाए क्या? जी सर, यही तक रखते हैं। हाँ रहने देते हैं, मस्त से करते हैं। और एक चीज और, जो लोग क्लास में हैं, ठीक है, इसको रिवीजन करिएगा अच्छे से। पिछला वीडियोस जो है जितना भी है आप देख लीजिएगा वहां से। और टेस्ट किसी भी दिन, आज कौन सा दिन हो गया? अभी तो वेडनेसडे बुधवार। ठीक है, तो टेस्ट आपका किसी भी दिन हो सकता है ना, इस तरीके से। और एक काम और आप लोग करिएगा, टेस्ट भैया ये कह रहे हैं नाउन वर्ब ना कि सब सब अभी तक जितना हो गया टेस्ट में, कोई सिलेबस ये नहीं है, जितना अभी तक हो चुका है सब है आपके लिए, ठीक है। और एक चीज और मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी कुछ क्वेश्चंस आपको जैसे लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, तो आप लोग टाइप करके व्हाट्सएप पे या फोटो खींच के आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। कि हाँ जैसे हिंदी में सर, मतलब जैसे ये है कि 5 क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जैसे एक सवाल उठाए, एक तरह से आपको क्वेश्चन अगर सेट करना हुआ तो 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश, इस तरीके से, या 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हिंदी से, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से, आप क्वेश्चन सेट करके मुझे सेंड करिए, ठीक है, अपने अपने। फिर मैं उसमें से मिक्स करके आपसे टेस्ट पे पूछ लूंगा, क्लियर है? तो क्योंकि आपके नजर से भी जो इंपॉर्टेंट होगा वो भी आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए उत्कर्ष जी हमको 10 सवाल भेज दिए, तो वो 10 सवाल में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा वो हम पूछ दिया, मेरे ध्यान से अगर उतर रहा हो, इससे क्या होगा ना कि प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और वर्कलोड भी थोड़ा सा शेयर हो जाता है इससे, बात समझ रहे हैं? और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आप लोग भी देख लीजिएगा जाके। और कोई दिक्कत किसी को? मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो।
अभी तो नहीं सर, अभी तो रोज याद करें तो पहले दोबारा 3 बार 4 आपने बार। सब क्लियर कर दिया, कोई ठीक दिक्कत है। ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऑल क्लियर। जी चलिए समझ गया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, फैला दो एकदम, ठोक दो जी सर। महाकाल महाकाल। तोड़ दो अभी चलिए ठीक है, अच्छे से नींद लीजिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हाँ, ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और एक दूसरे की हेल्प कीजिए जितना मदद हो सके एक दूसरे को, ठीक है। और अच्छे नियत से एकदम हेल्दी इन्वायरमेंट और हैप्पी इन्वायरमेंट बना के तैयारी करते रहिए और रेगुलर रहिए। बिल्कुल, जो लोग क्लास में हैं या जो लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर रहिए और कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखिए। यहाँ से वीडियो देखिए, जहां भी आपको अच्छा लगे वहां से देखिए, जो बुक मन करे वो पढ़िए, जहां ट्यूशन लेना हो वहां ट्यूशन लीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। आपके पास 6, 7, 8 महीने हैं एग्जाम के लिए, कब बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए मैं